Hi everybody. आज माय नेम इज़ साक्षी एंड आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड इसको पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट लेक्चर है एंड सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बेसिकली एंड फिर उसके बाद व्हाट इज़ लिविंग एंड फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो सबसे पहले जो जब आप लिविंग वर्ल्ड के बारे में सोचते हो, लाइफ के बारे में सोचते हो, तो व्हाट इज समथिंग दैट मेक्स लिविंग, व्हाट इज लाइफ, ये सवाल सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा। होपफुली एनसीईआरटी यही बोलती है। सो इसके ये सवाल दो तरीके से अप्रोच किया जाता है। सो इफ वी से व्हाट इज लिविंग, इस सवाल को दो तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। वन इज वे वी टेंड टू आंसर इट टेक्निकली। सो वन इज द टेक्निकल क्वेश्चन कि व्हाट इज लिविंग डिफरेंट, हाउ व्हाट इज लिविंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग। सो दिस इज व्हाट, ये एक ये अप्रोच हो सकती है एंड देन अदर कुड बी फिलोसफिकल वन। अब जैसे कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम ये इस सवाल का जवाब नहीं देते। दिस इज समथिंग यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट्स और विद योर एल्डर्स इन योर होम कि उनके अकॉर्डिंग लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फ़र्क होता है। एंड दे गिव यू आंसर्स लाइक कि देयर इज अ ह्यूमन बीइंग और एनी ऑर्गेनिज्म एंड देयर इज आत्मा समथिंग लाइक दैट। एंड अगर वो होती है तो दिस इज कंसिडर्ड लिविंग, अगर नहीं होती है देन इट्स नॉन लिविंग। हम इस वाले सवाल को तो नहीं अप्रोच करते। दिस वन कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग का डिफरेंस पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जब भी आप लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, आप उसको डिफाइन उसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनाओगे। अगर दिस इज समथिंग लिविंग तो आप कैरेक्टर्स पे जाते हो, यू लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, वी ट्राई टू लुक फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड इस चैप्टर में हम 5 मेजर कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हम व्हाट इज लिविंग की सवाल को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो जो 5 चीज़ें जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, then we have cellular organization, cell organization, and the last one is consciousness. सो बेसिकली हम इन 5 चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लिविंग की डेफिनेशन क्या हो या लाइफ की डेफिनेशन क्या हो। सो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें, if we talk about growth, so what do you understand by growth? ग्रोथ दो तरीके की हो सकती है। वन इज वन इज इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। ये दो कैरेक्टर्स हैं ग्रोथ के। दिस आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ कि अगर किसी चीज़ का मास बढ़ रहा है तो भी हम उसको बोल सकते हैं हाँ दिस थिंग इज ग्रोइंग, और या फिर अगर वो नंबर में बढ़ रही है तब भी हम बोल सकते हैं कि हाँ दिस थिंग इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो ये दो तरीके हैं ग्रोथ के बारे में पढ़ने के। तो अब हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ किस तरीके से होती है। अगर आप मल्टी सेलुलर की बात करो, ग्रोथ इन
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्दो बहुत सारे तरीके के होते हैं, फंजाई भी होते हैं, पर मेजरली हम अगर देखें तो हम प्लांट्स को ले सकते हैं, एंड द अदर वन इज एनिमल्स। प्लांट्स में ग्रोथ किस तरीके से होती है? सबसे पहले तो प्लांट्स में ऑब्वियसली ग्रोथ जो है वो सेल डिविजन से होती है। सेल डिवीजन के थ्रू होती है। सेल डिवीजन में भी एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, तो okay, so this one, this is a plant। अब प्लांट में भी देयर आर पर्टिकुलर पार्ट्स इन द प्लांट जिसमें एक स्पेशल तरीके का टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टम इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू जिसपे जो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है एंड प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है वो सेल डिविजन के थ्रू होती है एंड इट हैपेंस थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ। सो प्लांट में अगर आप ग्रोथ की बात करें तो वो हमेशा ही ग्रो करते रहेंगे अपने साइज में, जब तक उसको जो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, जो उसका फूड है, सनलाइट है, वाटर एंड मिनरल्स है, जब तक उसको मिलते रहेंगे वो ग्रो करते रहते हैं। जबकि एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं देखते हम लोग। एनिमल्स के केस में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है एंड उसके बाद आपकी हाइट वगैरह इंक्रीज होना बंद हो जाती है। हालांकि जो सेल डिवीजन है वो फिर भी होती रहती है एंड स्पेसिफिक रीजन्स में कभी लॉस्ट सेल को वापस रीजनरेट करने के लिए कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में, देन रिपेयर के लिए अगर चोट लग जाती है तो वहाँ की सेल्स दोबारा अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये मेरिस्टम्स आपको तो जो सॉरी एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है एज कम्पेयर टू प्लांट्स जिसमें थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रोथ होती रहती है थ्रू सेल डिविजन। और वो भी सेल डिविजन भी स्पेसिफिकली मेरिस्टम वाले सेल्स में। मेरिस्टम जो होता है, अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो यू विल नो मेरिस्टम्स शूट टिप्स और रूट टिप्स वगैरह में पाया जाता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं जहाँ पे सेल डिविजन ज़्यादा होती है और वहाँ पे ग्रोथ भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ये इस तरीके की जो ग्रोथ है जो थ्रू आउट लाइफ होती रहती है इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ प्लांट्स में दिखी जाती है। उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स, जिस तरीके से प्लांट्स में ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है, एनिमल्स में ग्रोथ जो है इट हैपेंस ओनली अप टू अ सर्टेन एज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ह्यूमंस की बात ले लो तो ह्यूमंस में अराउंड द एज ऑफ 18-20 तक हाइट बढ़ती है एंड उसके बाद हाइट इंक्रीज होना बंद हो जाती है। फिर भी जो सेल्स है वो रिपेयर करने के लिए, खुद को रीजनरेट करने के लिए, कुछ एनिमल्स में दोबारा से रीजनरेशन होती हैं, कोई लॉस्ट पार्ट अगर गुम जाए जैसे छिपकली के केस में, तो उस तरीके की ग्रोथ ज़रूर से देखने को मिलती है। एंड अगर लेकिन जैसे अप टू ग्रोथ जो है अप टू सर्टेन एज होती है, लेकिन सेल डिवीजन अकर्स, सेल डिवीजन फिर भी होती रहती है। एंड जिस इसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं स्किन सेल्स।
स्किन सेल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं, स्पेशली द आउटर पार्ट ऑफ इट। और उसके बाद ब्लड सेल्स, ये मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। तो ब्लड सेल्स दे रिप्लेस होते रहते हैं, नए सेल्स आते रहते हैं। उसके बाद वुंड हीलिंग, कभी अगर चोट लग जाती है तो तब भी सेल डिविजन चाहिए होती है ताकि रिपेयर हो सके। उसके बाद ये पढ़ा हमने, ग्रोथ पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़े कि दो तरीके से हो सकती है। फिर हमने ग्रोथ पढ़ी प्लांट्स में, फिर हमने पढ़ी एनिमल्स में, एंड देन वी आल्सो हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ कैसे होगी। तो बेसिकली ये सेल है, इस पे सेल डिवीजन होती है, एक ही सेल है तो वो डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। एंड दो न्यूक्लियस भी सेपरेट हो जाते हैं, एंड देन दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। जैसे अमीबा के केस में हो गया, और बैक्टीरिया बहुत सारे जो होते हैं उनके केस में हो गया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, दे उनका साइज बढ़ता है, बेसिकली सेल का साइज बढ़ता है। सेल की साइज बढ़ने से जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म का रेशो होता है वो चेंज हो जाता है। एंड सेल का साइज इतना बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस छोटा सा रह जाता है, तो वो उसको अपना न्यूक्लियस भी डिवाइड करना पड़ता है, एंड एज अ रिजल्ट सेल दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है, एंड उसका नंबर चेंज होता रहता है। तो प्लांट्स और ह्यूमंस के केस में हमने देखा कि साइज बढ़ता रहता है, मास इंक्रीज होता रहता है, वो भी सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है। एंड यूनिसेलुलर में वो नंबर ही चेंज होता रहता है, तो एक सेल, देन दो सेल, तीन सेल, चार सेल, लाइक वाइज इट हैपेंस। उसके बाद इसकी बेसिकली पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो, बट उनकी ग्रोथ इंट्रिंसिक नहीं होती, अंदर से नहीं होती है, दैट इज अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है दैट इज मोर ऑफ आउटसाइड, और वी कैन कॉल इट accumulation of material on the surface। यानी कि इसमें जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है दैट इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल या फिर बाहर से होती है, एक्सट्रिंसिक। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है दैट इज accumulation ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, एंड दैट इज एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर से होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे माउंटेन्स, सैंड माउंट्स, एंड उसके बाद है बोल्डर्स। ये बेसिकली अपना साइज, इसके माउंटेन्स के ऊपर अगर और मटेरियल इकट्ठा होता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, तो मास इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप ग्रोथ को उस तरीके से देखो, एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल ग्रोथ को भी देखते हो, तो नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो इसी वजह से, बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। दैट्स वाई ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग हम कंसिडर नहीं कर पाते। ठीक है। अ, अगर मैं समअप करूँ तो ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंट तरीके से होती है। इट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, एंड नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक।
दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ. ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग. ठीक है. ऑल्दो कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा, बट बिकॉज नॉन लिविंग और लिविंग में दोनों में अपने अपने तरीके से ग्रोथ देखी जाती है, तो हम ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कंसीडर करते. उसके बाद जो सेकंड चीज हमें सेकंड कैरेक्टर हमें पढ़ने को मिलता है, दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो मेजरली दो तरीके का रिप्रोडक्शन है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज sexual reproduction and then there is asexual type of reproduction. Sexual type of reproduction means uh, there are two parents involved और इन दोनों की जेनेटिक मटेरियल से एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है, दैट हैज सम genetic material, some characteristics from this parent and some from this parent. तो वेरिएशंस हो पाती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन दे पाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो नेचर है, प्रेफर दिस माइट नॉट बी राइट. ओके, यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसको. जैसे ह्यूमंस के केस में होता है, या फिर मेजरली जितने भी एनिमल्स होते हैं, इवन जो प्लांट्स भी मोस्टली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वेरिएशंस को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं. वेरिएशंस की वजह से आगे डिफ़िकल्ट कंडीशंस में या इवॉल्व होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि नई तरीके का जेनेटिक मटेरियल फॉर्म हो जाता है. यहाँ से भी आएगा कुछ, यहाँ से भी आएगा, तो ना ही ये वाला जेनेटिक मटेरियल ना इससे पूरी तरीके से रिसेंबल करता है, ना इससे पूरी तरीके से रिसेंबल करता है. उसकी वजह से वेरिएशंस आती है. वेरिएशंस की वजह से डिफरेंट कंडीशंस जो है नेचर में, उस पे भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं. उसके बाद है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चार मेजर तरीके के एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर में दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन इज बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म होगा एंड उसकी बहुत सारे स्पोर्स होंगे. तो जिस तरीके से हम फंजाई की एग्जांपल लें, फंजाई एक तरीके एक क्लास है. फंजाई कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, फंजाई एक किंगडम एक्चुअली. तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं. तो एक फंजाई जैसे राइजोपस की ब्रेड मोल्ड जिसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं. तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्पोर्स होंगे. ये स्पोर्स एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखते हैं. तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं. दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फंजाई में हमने देखा कि राइजोपस की एग्जांपल यहाँ पे दी है, पेनिसिलियम की भी एग्जांपल दी हुई है, जिसमें से ये इस तरीके के छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स बनते हैं एंड दीज टाइनी स्पोर्स give rise to complete new organism. Similarly, penicillium में भी, penicillium and bread mold is an example of fungi. ठीक है. अब उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट तरीके की टाइप हमें दी गई है, दैट इज बडिंग. बडिंग में हमें एग्जांपल दी गई है यीस्ट एंड हाइड्रा. ठीक है. ये यीस्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंजाई.
इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा बड फॉर्म होता है एंड दैट बड कैन ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ऑल्दो ये इस तरीके, ये जितने भी टाइप्स आपने पहले पढ़े होंगे, तो वो बेसिकली एक बड बना के पूरे नए ऑर्गेनिज्म में बनने की क्षमता रखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यीस्ट, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में बड अपीयर होगा, दिस बड ग्रो एंड इट फॉर्म्स ए न्यू इंडिविजुअल। सिमिलरली हाइड्रा में, पेरेंट हाइड्रा पे एक छोटू सा बेबी हाइड्रा बनेगा एंड दिस बड विल ग्रो एंड देन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑल्दो ऐसे कोई स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, ये बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है कि जैसे छिपकली की जो पूंछ होती है तो वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेती है, तो उसको भी रीजनरेशन ही बोलते हैं। बट समटाइम क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पे प्लानेरिया का एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे और हर एक पार्ट जो है ये भी नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये भी नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये भी नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और इस तरीके की रीजनरेशन को हम ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, और रीजनरेशन में जो एग्जांपल हमें पढ़ने को मिला दैट इज प्लानेरिया, प्लानेरिया विच इज अ फ्लैटवर्म। क्योंकि अभी मैं सपोज करती हूँ कि 11th क्लास में अभी तक आप लोगों ने क्लासिफिकेशन इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, तो कन्फ्यूजन बहुत सारी होती है। अच्छा, ये प्लानेरिया भी है, ये फ्लैटवर्म भी है। फ्लैटवर्म एक क्लास है और प्लानेरिया एक एग्जाम्पल है, एक ऑर्गेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एनिमल्स बोलते हैं, पर एनिमल्स में कैट्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, लायंस भी आ जाते हैं। उस तरीके से प्लेटफॉर्म्स हैं एंड उसका उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो है प्लानेरिया। इस तरीके से अभी फिलहाल के लिए आप ये पढ़ो, जब तक आप फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करते हो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि हम कहाँ पे किस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो जब हम ट्रू रीजनरेशन की बात कर रहे थे, दिस इज पेरेंट प्लानेरिया, किसी तरीके से ये डिफरेंट पीसेस में कट हो गया, अब ये हर एक पीस जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें इतनी रीजनरेटिंग पावर होती है। उसके बाद हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वर्ड ही फ्रेगमेंट से बना है, फ्रेगमेंट मतलब पीसेस। तो एक ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस से बना होता है, जब वो पीसेस सेपरेट होते हैं, मतलब सेपरेट नहीं होते, बेसिक बना नहीं होता है वो, उसकी उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन के डिब्बे होते हैं, उस तरीके से ऑर्गेनिज्म में रिपीटिंग यूनिट्स आती हैं, तो वो हर एक फ्रेगमेंट अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है वो इस तरीके से सेपरेट हो गए, अब ये नया ऑर्गेनिज्म, हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा इस तरीके से। फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल जो है यहाँ पे हमें दी गई हैं, फंजाई में एस्पर्जिलस, मैंने बोला फंजाई इज अ किंगडम, उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं। एस्पर्जिलस में देखी जाती है, उसके बाद है आप सिर्फ फंजाई भी याद रखोगे तो इट्स फाइन, बिकॉज ऐसी पर्टिकुलर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर में तो नहीं दी है, जब आप नेक्स्ट वो चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है फिलामेंटस एल्गी। दिस फिलामेंटस एल्गी में आप देखो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, और ये फ्रेगमेंट्स जब सेपरेट होंगे तो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसे स्पाइरोगायरा में होता है। दिस इज एल्गी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट, प्लांट का एक टाइप है, और उसमें से एक ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोगायरा जिसके बारे में ये दिया हुआ है। उसके बाद है प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, तो एक है उसमें ब्रेक पीसेस में ब्रेक होके हर एक पीस नए उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रा में बड फॉर्म होते भी देखा हमने, और हाइड्रा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी ग्रो कर सकता है, तो ये इसमें दोनों चीज़ें देखी जाती है।
तो ये था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो हमें फर्स्ट चैप्टर में दी गई है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब एक ही सेल है, एक सेल दो सेल में डिवाइड कर गया, इसमें ये बेसिकली ग्रोथ भी होगी एंड रिप्रोडक्शन भी हो गया। हायर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करो जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो डिफरेंट तरीके से होती है, सेल डिविजन होती है प्रॉपरली, और रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होती है। सो दे आर एक्सक्लूसिवली डिफरेंट तरीके के प्रोसेसेस है जो हो रही है बेसिकली। लेकिन वहीं अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ ही हो रही होती है, एक साथ, या बेसिकली दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप, दोनों आप एक जैसा ही मान के चलते हो। अगर आप इस तरीके सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन को आप ग्रोथ भी बोल सकते हो, सेल डिवीजन को रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। उसके बाद अब रिप्रोडक्शन तो हमने देखा, लेकिन क्या रिप्रोडक्शन हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है? तो आंसर इज नो। सभी ऑर्गेनिज्म में हमें रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलती। नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें एग्जांपल्स जो हैं जैसे म्यूल्स हो गए, ये बेसिकली हाइब्रिड होते हैं एंड दो डिफरेंट स्पीशीज की हेल्प से ये ऑफस्प्रिंग बने होते हैं, और उसकी वजह से ये स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल बेसिकली दे कांट रिप्रोड्यूस फर्दर। म्यूल्स के अलावा स्टेराइल वर्कर बीज, स्टेराइल वर्कर बीज एक्चुअली कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसमें सिर्फ जो एक क्यून बी होती है वही बच्चे पैदा कर सकती है। इसके बारे में भी आप पढ़ोगे क्लास 12 में मोर डिटेल कि इसमें किस तरीके से होता है। उसके बाद इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, some humans also can't give birth to new offspring, so they sometimes are incapable of that, and बट क्या आप उसको नॉन लिविंग में कंसिडर करोगे? ऑब्वियसली नहीं। इसी रीजन के चलते रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन फीचर, मतलब कॉमनली हर ऑर्गेनिज्म में ये देखा तो जा सकता है, बट दिस इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। फीचर but not an defining feature, या फिर ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता। उसके बाद जैसे ऑल्दो जितने भी नॉन लिविंग है, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। नॉन लिविंग थिंग्स cannot reproduce by themselves. होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने दो कैरेक्टर्स पढ़े अभी तक, एक ग्रोथ एंड द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन।
और दोनों ही हमें पता चला कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं कंसीडर किए जा सकते। इसके बाद हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। अगर आप मेटाबॉलिज्म की बात करो तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन अगर आप देखो तो दिस इज द सम total of all chemical reactions occurring in living organisms body। तो हमारी बॉडी अगर आप देखो तो सेल से बनी होती है, सेल से बनी होती है। सेल जो होता है उस वो बायोमोलिक्यूल से बना होता है। डिफरेंट तरीके के बायोमोलिक्यूल्स, दैट कुड बी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स मेक प्रोटीन्स, नॉट अमीनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो बायोमोलिक्यूल से बनी होती है। ये बायोमोलिक्यूल्स एक से दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है एंड हमें एनर्जी देते हैं। तो ये प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन भी इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ऑल द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट हैपेंस इन अ बॉडी, whether it's making of something or breaking of something, breaking of a biomolecules or making of a biomolecules, all these reactions are considered metabolism। उसमें भी दो तरीके की होती है। one is that which releases energy, and one other one is which requires energy to happen। for example, जैसे मसल मूवमेंट है, it requires energy, it requires breaking down of ATP to produce energy so that you can move your hand and move your muscles। ऑन दी अदर हैंड जो आप खाना खाते हो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो दैट इज ऑल्सो अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। उसके बाद एग्जाम्पल्स अगर आप पढ़ना चाहो तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। उसके बाद इसे एनर्जी निकल रही है। एंड अगर आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर पता हो तो अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अगर ये एक बीट को अगर आप एक तरीके से एक मोती की तरह समझो, और डिफरेंट तरीके की, एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, तो दीज आर अमीनो एसिड्स। और ये जब आपस में मिलके चेन बना देते हैं ना, दिस इज प्रोटीन। ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीन है और इसमें से सिर्फ एक जो है, दिस इज अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनना, ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, फिर उसका वेस्ट बनना, उसको रिमूव करना, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड थिंग्स इन डैमेज्ड मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी, वो भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। और जितने भी हमारी बॉडी, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन, सब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखी जाती हैं। अगर मैं इसको लिखूं, एवरी सिंगल लिविंग organism shows metabolism। और इसमें विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। सो इस वजह से, और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी तरीके की मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं देखी जाती। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट
shows metabolism. तो कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म नहीं शो करता है. दिस इज वाई वी कैन से दैट कि मेटाबॉलिज्म जो है दिस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक जो चीज़ है जो एनसीईआरटी मेंशन करती है कि ऐसा हो सकता है कि आप एक टिश्यू सॉरी नॉट टिश्यू टेस्ट ट्यूब्स लो और उसमें आप कोई और ऐसी रिएक्शन करवा सको. जैसे बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप पढ़ोगे तो इंसुलिन जो है वो बिना ह्यूमन की नीड के भी यानी कि आउटसाइड ह्यूमन बॉडी भी प्रोड्यूस कराया जा सकता है. तो इस तरीके की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे कि एक्सेप्शन है? नो, दीज रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस बट नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है. यानी कि आप जो लिविंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बाहर करवा सकते हो पर एक तो नेचुरली नहीं होती, दूसरा वो लिविंग बीइंग नहीं बन जाता. दैट इज जस्ट अ रिएक्शन हैपनिंग. सो विदाउट एनी एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म को आप बोल सकते हो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है. उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करो तो बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म, अब जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो हो कहाँ रही है? सेल के अंदर ही हो रही है. इसका मतलब अगर सेल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना है तो वी कैन से दैट कि वो लिविंग होगा. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी बिकम्स organization of body becomes the true defining feature. ठीक है, बिकॉज जितने भी रिएक्शंस हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर बाहर हो रही है, अगर सेल के बाहर हो रही है वो रिएक्शन, तो हम उसको लिविंग नहीं कंसीडर करते हैं. ठीक है, और वही अगर सेल के अंदर होती है तो हम उसको लिविंग कंसीडर करते हैं. इसका मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही सबसे परफेक्ट डेफिनेशन के अंदर बैठता है कि अगर किसी चीज़ कोई चीज़ सेल से बनी हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि वो लिविंग है. उसकी दैट इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा ही होगा.